everyone, myself Majla. Now this is part 2 of Parties and Party System in India from class 12th Political Science, and in this second part we are going to discuss about Congress system in detail. Let's start. Now before we discuss about the Congress system, let's have a brief understanding about the background कि उस टाइम पे सिचुएशंस था क्या पहले, वो हम पहले समझते हैं. ओके नाउ सबसे पहले मैं इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम कांग्रेस सिस्टम को डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी. फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस. उसमें एक चैलेंज था, दैट इज द चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी. नाउ व्हाई इट इज अ चैलेंज? देखो, जितने भी कंट्रीज हमारे उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए थे ड्यूरिंग दैट 1940s 50s टाइम पीरियड, इन अफ्रीका, इन लैटिन अमेरिका, इन एशिया, वो सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये फील हुआ है और ये देखा भी गया दैट पहले आप एक कॉलोनी से इंडिपेंडेंट हुए और उस टाइम पे सारे कंट्रीज़ के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं. और ऐसे टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, दैट इज़ सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना, दैट वोटिंग राइट्स भी प्रोवाइड करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज सोसाइटी इतनी मॉडर्न नहीं होती है कि वो इन सारे चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके, एंड पीपल विल नॉट बी एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ क्वालिटी बेस्ड डिसीजन. कि इलेक्शन हुआ तो उसमें वो क्वालिटी बेस्ड वो जज नहीं कर पाएंगे कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, बिकॉज द पीपल आर इलिटरेट. दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट मेच्योर डिसीजन. दैट काइंड ऑफ परसेप्शंस वर हैड एट दैट टाइम. और बहुत सारे कंट्रीज़ में देखा गया है कि नॉर्मली ये हुआ कि या तो कोई एक लीडर ने रूल किया सोसाइटी को, या वन पार्टी का डोमिनेंस रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, या फिर वहाँ पर कोई आर्मी ने तका पलट कर लिया. बेसिकली वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम एस्टैब्लिश हुआ. ओके तो यहाँ पर इंडिया के सामने भी ये चैलेंज था कि इंडियन लीडर्स, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, दे प्रॉमिस टुगेदर कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे. नाउ वो चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा इलिटरेट थी, बहुत ज़्यादा गरीबी था, तो इतना मॉडर्न नहीं था सोसाइटी. तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था ऐसी चीज़ों को इसको डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करना. सो इसमें फिर भी हमारे जो लीडर्स जो थे वो डिटरमिन्ड थे कि देखो हमें ये इंश्योर करना है कि जितने भी लोग हैं उन सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में. दे शुड बी पार्ट ऑफ द फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. तो इसलिए सभी को राइट्स, इक्वल राइट्स दिया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन हुई थी. दैट इज सभी को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एवरीथिंग, उन सारे रीजन को विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सभी को इक्वल राइट्स था. एंड ऑफ कोर्स एज जो था उस टाइम पे वोटिंग राइट्स का, दैट वाज 21. लेटर ऑन इट reduced to 18 years through the constitutional amendment. Okay, तो बट सभी को हमने दिया था, एंड दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये देखा गया कि सिंस यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी मॉडर्न भी होते, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग मॉडर्न स्टिल दे नॉट प्रोवाइडेड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि 100% सबको वोटिंग राइट्स दे दे. नो, दे प्रोवाइडेड द वोटिंग राइट्स इन अ वेरी लिमिटेड मैनर. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंट्रीज में तो वुमेन को पहले राइट्स ही नहीं मिला था वोटिंग का. लेटर ऑन दे एक्सटेंडेड दैट राइट टू देम, वोटिंग राइट टू देम, राइट. तो दिस शोज दैट कि इंडियन गवर्नमेंट ने एकदम ये डिसाइड कर लिया था कि दैट दे विल एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी फर्स्ट थिंग, एंड देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करेंगे. तो ये बहुत चैलेंज था पूरे इंटरनेशनल लेवल पे. कंट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो देख रहे थे कि व्हाट विल हैपन, क्या इंडिया में जो फर्स्ट इलेक्शन होगा, क्या वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. तो बस डाउटफुल. ओके, बहुत ज़्यादा सस्पिशन था कि क्या ये होगा या नहीं होगा. फाइन, एक तो इस चीज़ को फेस करना था. दूसरा एक तो ये था कि प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन. सिंस ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल था बिकॉज हमें ये प्रूव करना था टू द वर्ल्ड कि दैट दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विच इज़ एक्चुअली गिवन टू ऑल द पीपल इन इंडिया, ये हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डेमोक्रेसी को भी प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं. दिस वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड. और इसके लिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था कि इसके परफॉर्मेंस में डिटरमाइन करे कि वेदर वी बिकेम सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग डेमोक्रेसी
and in implementing universal adult franchise or not. Preparation of first general election. देखो 26 नवंबर 1949 को बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था. देन 24 जनवरी को 1950 को उसको साइन किया था. एंड देन 26 जनवरी 1950 इट केम इनटू इफेक्ट. ओके, जिसको हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. नाउ जो इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन है और कुछ और प्रोविजंस को 26 नवंबर को ही इम्प्लीमेंट कर दिया था 1949 में. तो इलेक्शन कमीशन एग्जिस्टेंस में आया था इन जनवरी 1950 एंड सुकुमेर सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर. उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी था, तो एक ही पर्सन उसमें हेड थे. नाउ लेटर ऑन इट एक्सटेंडेड टू 3 मेंबर्स. नाउ सबसे पहले काम किया था डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करना. दैट इज कि जो भी जब इलेक्शंस होंगे, डेफिनेटली अब इलेक्शन सिर्फ जनरल इलेक्शन लोकसभा का नहीं है, यहाँ पर पहली बार इलेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लोकसभा और जो स्टेट के असेंबली इलेक्शंस होते हैं, यानी जो स्टेट के विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उनके भी इलेक्शंस है. तो सभी फर्स्ट इलेक्शन का पूरा प्रिपरेशन करना इट्स नॉट दैट ईजी. सबसे पहला काम था डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करना. दैट इज जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे कि ओके ये सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंस को जो हम डिफाइन करते हैं, इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पहले बाउंड्री ड्रॉ करना होगा कि अगर इतने ये इंडिया है इसमें कितने सीट्स होंगे, कि स्टेट्स के अंदर विद इन स्टेट कितने सीट्स होंगे, उन विधानसभा के लिए उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करना उसका काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का. तो वो पहले किया. देन इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, दैट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल दी सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट, उसको प्रिपेयर करना था. इतनी सारी पॉपुलेशन वाली कंट्री, डेफिनेटली वो डिटेल्ड में आपको पूरा लिस्ट रेडी करना होगा. दैट वाज डन. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम भी था. प्रॉब्लम ये था कि दैट जो विमेन वोटर्स थे नॉर्मली लाइक व्हाट दे रिटन दैट लाइक मदर ऑफ सो एंड सो, ओके, और वाइफ ऑफ सो एंड सो, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट जगह पे ये थे कि दैट सोशल लोकल वहाँ के कस्टम्स थे दैट दे नेवर डिस्क्लोज देयर नेम टू अ स्ट्रेंजर, राइट. तो इसीलिए वो अपना नेम नहीं लिखते थे, मदर ऑफ सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो, इस तरीके से वुमेन अपने नाम को लिखते थे. एंड दैट वाज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल इन द वोटर्स लिस्ट. तो इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना था कि दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो इस तरीके से उन्हें समझाना, ये चीज़ करना इतना आसान नहीं था. तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम था. देन नाउ अब जितने भी हमारे एलिजिबल वोटर्स थे, कितने वाले उस टाइम पे थे, नियरली अराउंड 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे. और इन 17 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 15% ऐसे थे जो बेसिकली एजुकेटेड थे. तो यू कैन इमेजिन कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इलिटरेट है, राइट. तो और यहाँ पर कितने MLAs को इलेक्ट करना था, 3200. और जो लोकसभा का इलेक्शन आज के टाइम पे 543 का इलेक्शंस होते हैं, 543 सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं, बट उस टाइम पे जो इलेक्शन हुआ था दैट वाज 489, याद रखना इसे. नाउ ये बहुत चैलेंजिंग क्यों था ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन. एक तो ये था कि जो हमारा ये फर्स्ट बिगेस्ट टेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है टू टेस्ट द डेमोक्रेसी. ओके, बिकॉज कंट्री बहुत पुअर है, इलिटरेट है, तो ऐसे सोसाइटी में डेमोक्रेसी को हम कैसे इस्टेब्लिश करने वाले, ये इलेक्शन कैसे सक्सेसफुल होगा, उसे प्रूव करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग था. ये बहुत ही लाइक एक पहला एक्सपेरिमेंट था ये, राइट. नाउ जो इलेक्शन हुआ था फर्स्ट और सेकंड लोकसभा, ठीक है, मैं एक बार बैलेट का पेपर का मुझे एक्सप्लेन करना था, तो मैं एक साथ इसे एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर. देन फिर मैं फर्स्ट इलेक्शन में क्या हुआ वो सारा मैं डिस्कस करूँगी. देखो, फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन दैट इज इन 1952 के बाद 5 ईयर्स के बाद 1957 हुआ, ठीक है. तो 1952 और 57 दैट इज द फर्स्ट लोकसभा, ये सेकंड लोकसभा का इलेक्शन हुआ. देखो, इलेक्शन लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता, इसीलिए हम इसको हमेशा लोकसभा, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, सेकंड लोकसभा इलेक्शन ऐसे कहते हैं, ठीक है. इन दोनों लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ था इसमें और बैलेट पेपर हमने यूज़ किया था. एंड देन थर्ड लोकसभा इलेक्शन से लेकर 13th लोकसभा इलेक्शन, थर्ड लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम 1962 और तब से लेकर 2004 तक जो 13th लोकसभा एंड हुआ वहाँ पर, तो इस टाइम पीरियड तक भी हमने बैलेट पेपर का यूज़ किया था. अच्छा, डिफरेंस क्या है, पहले वाले बैलेट पेपर जो था दैट इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड लोकसभा, उसमें ब्लैंक बैलेट पेपर था.
तो बेसिकली वहाँ पर वो ब्लैंक बैलेट पेपर होते हैं और हर कैंडिडेट्स का जो बैलेट बॉक्स जो होता है दैट हैज़ बीन मेड, नियरली अराउंड 20 लाख स्टील बैलेट बॉक्सेस बनाए गए थे, जिसमें उस बैलेट बॉक्स के अंदर और बाहर कैंडिडेट्स के नेम, सिंबल, पार्टी के सारा मेंशन किया होता था। यानी हर एक कैंडिडेट के लिए उसकी बैलेट बॉक्स होती थी। जब पोलिंग बूथ पे जाते हैं वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं सभी की बैलेट बॉक्स होती थी, और वहाँ पर जो वोट करने के लिए जा रहे हैं डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर जिसको वोट करना चाहते हैं उसके अंदर वो ब्लैंक बैलेट पेपर को पुट कर देते हैं, राइट। ये तो था पूरा सेकेंड एंड लोकसभा के इलेक्शन में किस तरीके से वोटिंग होती थी। अच्छा, 3rd से लेकर 13 तक का ये प्रोसेस था कि अब बैलेट बॉक्सेस इतने नहीं बनेंगे, नो, अब वहाँ पर बेसिकली कॉमन बैलेट बॉक्स होगा और जो बैलेट पेपर होगा उस पेपर के अंदर कौन सा नाम, कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, उस पार्टी का नेम और उसका सिंबल यहाँ पर होगा। एंड देन जो वोट करने के लिए जा रहे हैं उन्हें बस एक बेसिकली उस बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाना होगा कि ओके वो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं, एंड देन दे विल पुट इट इन दैट बॉक्स। तो ये था बिटवीन द 3rd to 13th वन। देन 2004 ऑनवर्ड्स हमने EVM दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ करना स्टार्ट किया। नाउ कमिंग टू द रिजल्ट पार्ट, जो फर्स्ट हमारा जनरल इलेक्शन था दैट वाज बेसिकली इट वाज डन वेरी वेल। बहुत ही लैंडमार्क इलेक्शन था वो, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑपोजिशन पार्टीज भी थे। ऐसा नहीं था कि ऑपोजिशन नहीं था, कांग्रेस पार्टी वाज द डोमिनेंट पार्टी, बट उसके साथ साथ बहुत ऑपोजिशन भी थे। कंपटीशन काफ़ी टफ काफ़ी था उसमें, बट येस ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो जो रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट में भी जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में फाइट किया था दे वर ऑल सेटिस्फाइड, कि ऐसा नहीं था, किसी ने ये नहीं बोला कि ओके द इलेक्शन वाज हेल्ड इन अ वेरी माल प्रैक्टिस मैनर या इसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस हुआ। नोबडी सेड दैट वे, एवरीबडी एक्सेप्टेड द रिजल्ट, द काइंड ऑफ रिजल्ट केम, द काइंड ऑफ नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट पार्टीज। ओके, तो बहुत सारी नेशनल पार्टीज थी। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट वी हैव 8 नेशनल पार्टीज, पर उस टाइम पे जब फर्स्ट इलेक्शन था नियरली 14 नेशनल पार्टीज थी। समथिंग वेरी लाइक डिफिकल्ट टू नो दिस, कि बहुत सारे पार्टीज जो फॉर्म हुई थी उस टाइम पे इलेक्शन के लिए, लेटर ऑन इट वैनिश्ड विथ टाइम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द इलेक्शन हेल्ड इन अ वेरी फेयर मैनर। तो ये जो बोल्ड रिस्की जो काम हमने उस टाइम अडॉप्ट किया था, हमने वर्ल्ड को प्रूव कर दिया था कि दैट डेमोक्रेसी कैन बी एस्टैब्लिश्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि कोई सोसाइटी बहुत इलिटरेट है, पुअर है, वहाँ एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। नो, हमने फर्स्ट इलेक्शन का जो रिजल्ट रहा, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, पूरे वर्ल्ड को हमने प्रूव कर दिया था। दैट्स वाई द इलेक्शन ऑफ 1952 इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, दैट्स समथिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा, मैंने पहले मेंशन किया था, बहुत सारे फर्स्ट इलेक्शन के प्रिपरेशन में काफ़ी काम उसमें करने थे, तो इलेक्शन 2 बार पोस्टपोन हुई थी। बेसिकली ये डिसाइड हुआ था कि सिंस इलेक्शन कमीशन 1950 में इस्टेब्लिश हो गया था तो कुछ महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे, बट नो, दैट वाज नॉट डन। इट वाज हेल्ड इन अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ था। और सिंस नॉर्मली मेजॉरिटी लोगों ने फर्स्ट बेसिकली जनवरी 1952 में वोटिंग किया था डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, तो इसीलिए इसको हम नॉर्मली फर्स्ट इलेक्शन को 1952 इलेक्शन कहते हैं, ऑल्दो इट स्टार्टेड इन अक्टूबर 1951। ओके, सो दिस थिंग कीप इन माइंड। और यहाँ पर सिंस इलेक्शन हुआ था तो गवर्नमेंट क्या थी, कोई तो गवर्नमेंट होगा ऑलरेडी, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। 1950 तक उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर लिया था। उसके बाद यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ इंटरिम गवर्नमेंट, दैट इज एज अ टेम्पररी गवर्नमेंट टिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। और नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म कब होगा, इलेक्शन के बाद होगा, तो तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट ही, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यही एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी रही। ओके, नाउ रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सल अलर्ट फ्रेंचाइज, कुछ लोगों के कमेंट्स में बताना चाहूँगी। जैसे उस टाइम पे जब यूनिवर्सल अलर्ट फ्रेंचाइज हमने अनाउंस किया कि दैट वी नाउ गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल द पीपल, तो एक मैगजीन के जो राइटर थे उन्होंने ये कहा था कि दैट जवाहरलाल अपने लाइफ टाइम पीरियड में ही वो ये चीज़ कन्फेस कर लेंगे कि दैट दिस यूनिवर्सल अलर्ट फ्रेंचाइज इज़ अ बिग फेलियर इन इंडिया। लाइक इस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स भी थे, दैट समबडी सेड दैट इट इज़ अ बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। ओके, तो इन मेनी वेज जो भी नेगेटिव कमेंट्स थे, वी प्रूव टू द वर्ल्ड दैट इट्स समथिंग
दिस टास्क इज अचीवेबल एंड वी डन इट एंड वी शो टू द वर्ल्ड. सो दिस वॉज अबाउट द बैकग्राउंड कि क्या था. अब हम मूव करते टूवर्ड्स द कांग्रेस सिस्टम. नाउ सबसे पहले ये वाला फोटो ज़रूर देखना. वेरियस स्टेजेस ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम. यहाँ पर 1952 से लेकर 64 तक जो इंडियन डेमोक्रेसी को ये कहते हैं हम, सिंस इट वॉज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी वन सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, दैट इज कांग्रेस पार्टी, इसीलिए हम इसको कांग्रेस सिस्टम कहते हैं. दैट इज फ्रॉम 1952 से लेकर नियरली 64 तक. ओके, देन 1964 से 64 से 77 तक आफ्टर नेहरू एरा इलेक्शंस ग्रोथ जो थी बेसिकली रीजनल पार्टीज एग्जिस्टेंस में आई थी. एंड 1970 से लेकर 80 तक वो था बेसिकली इमर्जेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. ओके, तो ये इमरजेंसी के बाद आया था. ओके, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पर दे रही हूँ. एंड यू कैन सी हियर 1980 से लेकर 89 तक यहाँ पर रीजनल पार्टीज जो थी वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल तेलुगु देशम पार्टी ओवर हियर. देन 1989 से लेकर 2014 तक ये था एरा ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स, क्योंकि हमें कांग्रेस सिस्टम के बाद बाई पार्टी मल्टी पार्टी कोलिजन करना है. तो ये आपको बहुत अच्छा समझने में आसानी होगा टाइमलाइन को. 2014 से लेकर आज तक ये एक तरीके से रिटर्न ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस है, कि जैसे इंडिपेंडेंट के बाद कांग्रेस पार्टी का सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, वो फेज था. तो यहाँ पर 2014 से लेकर अब तक क्या है, इट इज़ अ रिटर्न ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस. फ़र्क क्या है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं है, यहाँ पर बीजेपी पार्टी है. 2014 का इलेक्शन, 2019 इलेक्शन, इट्स क्लियर बीजेपी वॉन इट, राइट. सो दिस वॉज अबाउट द बैकग्राउंड. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कांग्रेस सिस्टम नाउ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कांग्रेस सिस्टम. देखो 1952 दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू 1964, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम कहते हैं नेहरूविन एरा. और ये वो टाइम पीरियड था जब बेसिकली कांग्रेस पार्टी वॉज द डोमिनेंट पार्टी इन इंडिया. हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पार्टी था. एंड दैट एक्चुअली मेड डोमिनेंट इन सच अ वे दैट इट लुक्ड लाइक वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया. ओके, और इसी को ही हम कांग्रेस सिस्टम कहते हैं, राइट. तो बेसिकली यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तरीके से एक बिग अम्ब्रेला की तरह की था. यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये अम्ब्रेला था जिसके अंदर सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ इसमें पार्ट थे, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के, एंड देन डिफरेंट आइडियोलॉजीज इसके पार्ट थे. और इसमें बहुत सारे और छोटे छोटे स्मॉल पार्टीज भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में, जो बेसिकली कांग्रेस के ऑपोजिशन में थी. बट येस, दे एक्टेड इन सच ए वे काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप की तरह वो काम करते थे, राइट. नाउ अब देखते कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में क्या हुआ. देखो ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 3 जनरल इलेक्शंस हैं, दैट इज इन 1952, देन 1957, देन 1962, ये वो टाइम पीरियड है, वो फर्स्ट 10 ईयर्स का दैट फर्स्ट डेकेड जिसमें कांग्रेस का डोमिनेंस था. और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम बेसिकली वन पार्टी डोमिनेंस बाय कांग्रेस पार्टी कहते हैं, कांग्रेस सिस्टम इसे कहते हैं. फर्स्ट जनरल इलेक्शन को अगर हम इवेल्युएट करें, उसमें आउट ऑफ 489 जिसमें इलेक्शन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीट्स मिले थे. एंड देन उसके बाद इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स जो थे, दे एक्चुअली गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर द कांग्रेस पार्टी. ओके, तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप पार्टी वाइज देखें तो उसमें तो पार्टी वाइज देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट्स मिला 364. देन उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीट्स, एंड देन सोशलिस्ट पार्टी 12 सीट्स. और सबसे लास्ट में यहाँ पर देखना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 37 सीट्स मिला. और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स कि वोट्स कितने उस पार्टी को पड़े, तो उसमें कांग्रेस को 44.99% एंड कम्युनिस्ट पार्टी देखो 3.29%, बट इट गॉट मैनेज टू गेट 16 seats. This is the point to be noted in this first past the post system. Okay, then socialist party nearly around 10.59 इतने seats percentage of seats मिले थे, but it managed to got just 12 seats. Okay, and independent candidates को 15.9% of उसे votes मिले थे, but seats उसे 37 मिल गया. तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में यही है कि वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता कि जितने आपको वोट्स मिले उसके अकॉर्डिंग सीट्स मिलते हैं, वैसा नहीं है उसमें. ओके, दिस बी डिस्कस्ड इन वेरी वेल इन क्लास 11th. सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद अगर आप
सेकेंड जो इलेक्शन हुआ था, सेकेंड लोकसभा इलेक्शन, दैट इज़ 57, उसके बाद थर्ड 62 में, उसमें भी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम था। नाउ इन टर्म्स ऑफ अगर हम स्टेट में जो इलेक्शंस हुए थे, पहला जो 52 में हुआ था, उसके बाद 57 और 62, उसमें भी कहीं ना कहीं स्टेट में भी कांग्रेस का ही ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में डोमिनेंस था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बेसिकली जो केरला स्टेट है, यहाँ पर हम कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, और इवन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का डोमिनेंस था। तो इन एक रीजन को छोड़ के कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मेजॉरिटी रीजन में जो था, इवन 90+% ऑफ रीजन्स में वहाँ पर कांग्रेस का डोमिनेंस था। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक हिस्टोरिक केस हमें डिस्कस करना, दैट इज रिगार्डिंग द स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ इन 1957 केरला स्टेट में स्पेशली। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये हुआ था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट कांग्रेस पार्टी स्टेट असेंबली इलेक्शन में यहाँ पर केरला स्टेट में वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाया, और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दिस पार्टी केम इनटू पावर, ओके, विथ कोलिजन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। यहाँ पर 126 सीट्स के लिए वहाँ के विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 60 सीट इस पार्टी को, सीपीआई पार्टी को मिला था। बट येस, मेजॉरिटी मार्जिन इज व्हाट, 126 का 63+ होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इस पार्टी को सपोर्ट किया, एंड देन इट फॉर्म द गवर्नमेंट। और EMS नंबोरीपत, ओके, इन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट फॉर्म किया था। एंड देन ये हिस्टोरिक क्यों है, बिकॉज दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म किया थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू, कि यहाँ पर एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे डिफरेंट पार्टीज को इक्वली लाइक दे ऑल्सो गॉट द चांस टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। और ऐसे सिस्टम में एक कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आना, समथिंग दिस इज वेरी वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिकॉज और किसी कंट्री में ऐसा फील नहीं हुआ। क्यूबा में देख लो, चाइना में देख लो, सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन में देख लो, वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ, राइट। दैट्स वाई इट वॉज रिगार्डेड एज समथिंग हिस्टोरिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ यहाँ पर जो सीपीआई पावर में आई थी, सीपीआई पार्टी केरला में, इट सेड दैट इट प्रॉमिस्ड कि हम कुछ रैडिकल और प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स करेंगे अपने स्टेट में। और ये एक एजुकेशन बिल लेके आए थे, एंड उस एजुकेशन बिल के अगेंस्ट कुछ जो वहाँ पर कैथोलिक चर्च के कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो रन करते थे, सब दे सेड दैट इट्स लाइक इस बिल के थ्रू उनके पावर के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रहा है यहाँ पर, राइट। और उसके वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और जितने भी कांग्रेस के ऐसे जो कैंडिडेट्स थे जो केरला के स्टेट के वहाँ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, जो लॉस्ट दी इलेक्शन इन दैट, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर उन्होंने कुछ इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह वहाँ पर करना स्टार्ट कर दिए। दे स्टार्टेड डूइंग दैट स्ट्राइक एंड ऑल। और उस सिचुएशन से क्या हुआ कि केरला में लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, एंड इस लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, वहाँ के जो कांग्रेस के विद इन कांग्रेस के मेंबर्स ने मेरे को ये कहा था कि दैट हमें केरला में बेसिकली प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ओवर देयर। तो फर्स्ट टाइम आर्टिकल 356 को उस टाइम यहाँ पर यूज़ किया था, एंड दिस वाज यूज। और आर्टिकल 356 बेसिकली क्या है, इट इज़ स्टेट इमरजेंसी, दैट इज स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो इन दैट सिचुएशन, प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज ओवर देयर, राइट। सो दिस वॉज डन, और ये माना जाता है कि दैट ये आर्टिकल 356 का एक तरीके से मिस यूज़ है, और लाइक इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल दे यूज दिस इमरजेंसी पावर टू कर्टल दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वहाँ पर लाइक डिसमिस हो गया था, एंड देन दिस बेसिकली जो पार्टी जो हिस्टोरिकली इलेक्ट होके आई थी, तो ज़्यादा देर तक नहीं रही, 59 में इट वेंट डाउन बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ दैट प्रेसिडेंट रूल ओवर देयर। ओके, तो ये पहली बार भी ऐसे हुआ कि फर्स्ट टाइम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म किया, और पहली बार ही ऐसा हुआ कि आर्टिकल 356 को यूज़ करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर दिया। सो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, इसको हमने इसलिए डिस्कस किया था बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज कनेक्टेड विद द रोल ऑफ द कांग्रेस पार्टी
तो हमें कांग्रेस सिस्टम जब हम पढ़ते तो उन्होंने उनका क्या रोल था, दिस हिस्टोरिक इलेक्शन पढ़ना ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कि बेसिकली कांग्रेस का डोमिनेंस का नेचर क्या था, हाउ दिस party's dominance was different from the other parties around the world. देखो, इंडिया ही सिर्फ इकलौता कंट्री नहीं था जहाँ पर एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था. वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज थे जहाँ पर सिंगल पार्टी का वहाँ पर भी डोमिनेंस रहा था. फॉर एग्जांपल क्यूबा सिंगल पार्टी डोमिनेंस, एंड चाइना, सीरिया. तो बट चाइना, क्यूबा, सीरिया, यहाँ पर जो सिंगल पार्टी का डोमिनेंस है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही परमिट करते हैं कि एक पार्टी का रूल होगा. ठीक है. और दूसरे रीजन्स को हमें डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, अर्ट्रिया, ये जो रीजन है यहाँ पर बेसिकली जो वहाँ के लीडर्स हैं बेसिकली कुछ लीगल मेजर्स के थ्रू, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस करके, या फिर मिलिट्री मेजर्स के थ्रू वहाँ पर वन पार्टी का डोमिनेंस रहा. ओके. और मेक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर सिंगल पार्टी का कुछ साल पहले वहाँ पर भी रहा है. तो उसमें अब हम कंपैरिजन करते हैं विद दी मेक्सिको, कि इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस है वो मेक्सिको में एक पार्टी है PRI, उसमें क्या डिफरेंस है. ओके. नाउ देखो, उसे डिस्कस करने पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना, जो कांग्रेस का डोमिनेंस, कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया में डोमिनेंस रहा है, दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली बिलीव्ड कि ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से डोमिनेंस रहा है. इट इज़ नॉट एस्टैब्लिश थ्रू इट्स अनएथिकल मीन्स, इट वॉज डन इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर. पीपल वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी. ठीक है. दैट पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड. और यहाँ पर जो इलेक्शन जो थे दैट वॉज हेल्ड फेयर, फ्री एंड फेयर मैनर. बहुत सारे पार्टीज़ को चांस दिया गया था. इट्स नॉट दैट ओनली कांग्रेस पार्टीज वर स्टैंडिंग इन द इलेक्शन, नो. और ऐसे ही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, सिमिलर तरीके से अफ्रीका में आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम, वहाँ पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्टी जो था मूवमेंट में, दैट वाज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. वो उन वहाँ के गवर्नमेंट में बेसिकली साउथ अफ्रीका में वो ऐसा पार्टी था, जैसे कांग्रेस डोमिनेट रहा वैसे वो अपने कंट्री में भी वो एक डोमिनेंट पार्टी की तरह इमर्ज हुआ था इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम. ओके. नाउ कंपेयरिंग विद द मेक्सिको PRI पार्टी. देखो, मेक्सिको में जो पार्टी है दैट इज दिस पार्टी PRI. इट वाज बेसिकली फाउंडेड इन 1929. बेसिकली ये नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी था, बट लेटर ऑन इट केम टू बी नोन एज, इट वाज रीनेम्ड टू PRI. PRI हियर मीन्स इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, बेसिकली स्पेनिश में है. ओके. सो PRI वो अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं. नाउ देखो, जिस तरीके से इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, सेम वे मेक्सिको में वहाँ पर भी वो भी किसी के कॉलोनी के किसी के अंडर में था, दैट वाज स्पेनिश. तो यहाँ पर ये जो पार्टी है PRI, दिस पार्टी दैट इज़ द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये पार्टी वैसी है जैसे जिस तरीके से कांग्रेस एक नेशनल मूवमेंट में एक्टिव थे, तो एक नेशनल मूवमेंट का एक लेगेसी है कि ओके हिस्टोरिक एक पार्टी है. तो सेम वे ये भी वहाँ की एक तरीके से ना, वहाँ के जो रेवोल्यूशन हुआ था अगेंस्ट द स्पेनिश, वो उसमें स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पार्टी थी. और इस पार्टी में भी डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग जुड़े हुए थे, इन टर्म्स ऑफ सोशली, इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, और डिफरेंट रिलीजियस के लोग भी इसमें जुड़े हुए थे. सेम जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला पार्टी है, इसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजी की, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के लोग जुड़े हुए थे, सेम वे फाइन. बट ये किस तरीके से पावर में जो रहा काफ़ी देर तक, लाइक इट रूल्ड फॉर नियरली 6 decades, 60 years रूल किया इसने. और रिसेंटली 2000 में ये हार गया था इलेक्शन में. और बट ये जो पावर में रहा, वन पार्टी डोमिनेंस रहा, ये बेसिकली अनएथिकल सेंस में हुआ था. बेसिकली माल प्रैक्टिसेस इसमें हुए थे. इलेक्शन इस तरीके से होते थे कि यही पार्टी जीत पाती थी और कोई पार्टी जीत ही नहीं पाती थी. और नाम के लिए बस ऑपोजिशन पार्टीज होते थे ताकि दुनिया को ये दिखे कि दैट यहाँ पर बाकी पार्टीज़ को भी चांस मिलते हैं और PRI पार्टी को लेजिटिमेटली हर कोई एक्सेप्ट करे, राइट. तो यहाँ पर इलेक्शन जो थे वो माल प्रैक्टिसेस थे और इलेक्टोरल लॉज को इस तरीके से बनाया गया ताकि सिर्फ PRI पार्टी ही जीत सके. तो दैट्स वाई इट इज़ रिगार्डेड एज द परफेक्ट डिक्टेटरशिप. ओके. बट वेराज अगर आप कांग्रेस की पार्टी का डोमिनेंस जो रहा था उसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो सिचुएशन लाइक पिक्चर इज टोटली ऑपोजिट, right. So this was about the nature of this dominance of Congress system. I hope this one clear. Third part जो होगा that will be based on the Congress system only. In that we will discuss about
what are all those factors which contributed to the dominance of Congress system after independence, वो हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.